देखिए, दिखाने के लिए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात की और ये कहा कि हम शाम को 5 बजे से सीज फायर करेंगे। लेकिन असलियत में इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, इसलिए कि पाकिस्तान साउथ एशिया में अमेरिका के लिए एक नेशन नहीं बल्कि एक वेपन है। यहाँ से वो अपनी कार्रवाइयाँ कर सकता है अफगानिस्तान के ऊपर और ईरान के ऊपर। हिंदुस्तान ने तो अमेरिका को अपनी ज़मीन और उनके मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए दी नहीं है, लिहाजा उसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला। और वो प्रेशर भी इसलिए डाला क्योंकि ये लग गया था कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की रावलपिंडी में, जहां पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसके पास नूर खान एयरबेस के ऊपर, जहाँ पे उसका यूएवी फ्लीट रहता है, जहाँ के पास उसके न्यूक्लियर आर्सेनल है और जहाँ पे कम से कम आधा दर्जन स्क्वाड्रन खड़े रहते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स की एकेडमी है, लिहाजा वहाँ तक अगर पहुँचे तो उसको अमेरिका को लग गया कि ये तो पाकिस्तान के ऊपर भयंकर अटैक होगा, लिहाजा उसने प्रेशर डाल के इस सीज फायर को करवाया। दुनिया का इतिहास रहा है कि एग्रीमेंट तोड़ने के लिए किए जाते हैं, ऐसे ही संधियां भी तोड़ने के लिए की जाती हैं। इनमें बदलाव होते हैं देश काल पात्र के अनुसार। क्या इजराइल और हमास का सीज फायर एक बार तोड़ा गया? नंबर ऑफ टाइम तोड़ा गया है। तो मुझे नहीं लगता, वैसे भी कोई सीज फायर परमानेंट नहीं होता, पर इस केस में भी मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर परमानेंट होगा। इसका ताज़ा उदाहरण तो खुद पाकिस्तान ने दे दिया कि सीज फायर के 3 घंटे बाद उसने शेलिंग की। अब वो शेलिंग बेशक बंद है, लेकिन ये सीज फायर परमानेंट रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेटजी के मुताबिक जब दुश्मन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो तब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ताकत के साथ अटैक करना चाहिए ताकि विजय सुनिश्चित हो। अब इस स्थिति में पाकिस्तान अपने जीवन के इतिहास में इतना कमज़ोर कभी नहीं रहा जितना आज है, क्योंकि आज उसके खिलाफ एक क्वेड ऑफ टेरर है। क्वेड ऑफ टेरर का मतलब कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसके खिलाफ है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसके खिलाफ है, अफगानिस्तान का तालिबान भी उसके खिलाफ है और हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, और ऐसे ही इस्लामिक स्टेट खुरासान भी उसके खिलाफ हो सकता है। ऐसे समय में अगर हम दुश्मन को छोड़ दें तो फिर ये सवाल तो उठता है कि क्यों भागते हुए घोड़े को अगर रोक दिया जाए तो मोमेंटम बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। और हमें एम से तो अलग नहीं होना चाहिए था। हमारा लक्ष्य तो हमारे प्रधानमंत्री ने निर्धारित किया था कि धरती में इस कोने से उस कोने तक आतंकियों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिर इसको बीच में क्यों छोड़ दिया? क्या डिप्लोमेटिक कंडीशंस नहीं होंगी, हम नहीं जानते, पर पूर्व सैनिकों के दिल में, देशभक्तों के दिल में एक कसक है कि ये और चलना चाहिए था, सीज फायर नहीं होना चाहिए। अगर ये सीज फायर कंटिन्यू रहता है, जो हमें ये तो उम्मीद है कि कुछ समय तक सीज फायर कंटिन्यू इसलिए रहेगा कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी की कमर तोड़ दी गई है। उसके 5-6 ऐसे एयरफील्ड हैं जिनको उसे ठीक करने में और ऑपरेशनल करने में और इफेक्टिव करने में सालों लग सकते हैं। ऐसे ही उसकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी थी उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है, और उसकी ये भी समझ में आ गया है कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। जो टर्की से ड्रोन मंगाए थे उनको लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने से पहले ही हिंदुस्तान ने गिरा दिया, और जो चाइना से उसने HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम लिए थे उसको महज एक ड्रोन ने मार गिराया। तब क्या उसकी ये समझ में नहीं आया कि अगर HQ-9 और HQ-16 चाइना के इतने ही अच्छे सिस्टम रहे होते तो चाइना ने खुद अपने लिए तो S-400 खरीदा और पाकिस्तान को ये कबाड़ भेज दिया। लिहाजा क्योंकि पाकिस्तान को इस मुसीबत से उभरने में कुछ समय लगेगा, इसलिए 1-2 साल तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीज फायर का इफेक्ट रीजनेबल रह सकता है।